सर जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2020 में जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। और रास्ता तो सर जैसे हर एस्पिरेंट के लिए मुश्किल होता है। 2020 में मैंने एग्जाम्स देने शुरू किए थे जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे। और इस साल मेरे जितने भी मेंस हुए हैं काफ़ी अच्छे हुए हैं। और जैसे आपने बताया एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुई है। मैंने एक बार क्लास में एक शायरी बोली थी, तो जब भी आप बोलते हो वो शायरी मुझे, तो मैंने उसे सेव करके रखा हुआ था। वो शायरी थी कि जिद है सिलेक्शन पाने की और जिद है उनके मुंह से वाह कहलवाने की जो हमें नापसंद करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई मुस्कान जी। और मुस्कान जी का इस 2022 में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क, ये तीन जो एक बहुत बड़े एग्जाम माने जाते हैं। एसबीआई क्लर्क भी अपने आप में एक बड़ा एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ भी बड़ा एग्जाम है, और एसबीआई पीओ बैंकिंग का वाकई सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद तो हम आरबीआई की बात करते हैं। तो ये तीनों एग्जाम निकाले हैं और बड़ा संघर्ष किया है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसके बाद एसबीआई क्लर्क, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एक अलग पेस है जिसमें हम एक स्पीड देखते हैं क्लरिकल एग्जाम में, और एसबीआई पीओ जहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, आईबीपीएस पीओ ऑल्सो जहाँ पे डेस्क्रिप्टिव भी होता है। तो जानेंगे मुस्कान जी से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही और किस तरह से उन्होंने रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए में अपने आप को बेहतर बनाया और डिफ्रेंशिएट किया, जिससे कि वो सिलेक्शन ले पाई। और मुस्कान जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे सर, थैंक यू सो मच। जी मुस्कान जी, तो बताएं कि आपकी जो जर्नी थी कब स्टार्ट हुई और किस तरह से आपने चीजों को करना स्टार्ट किया, और बेहतर से बेहतर आप किस, मतलब आपका जो रास्ता है, जर्नी है, वो कैसे रही आप, मतलब प्लीज। सर जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2020 में जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। और रास्ता तो सर जैसे हर एस्पिरेंट के लिए मुश्किल होता है। 2020 में मैंने एग्जाम्स देने शुरू किए थे जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे। तब मेरा एक भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ था क्योंकि तैयारी उस लेवल की थी ही नहीं। 2021 और 22 में मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक होने शुरू हो गए थे और मेंस में मैं रह जाती थी एक दो नंबरों से। और इस साल मेरे जितने भी मेंस हुए हैं काफी अच्छे हुए हैं। और जैसे आपने बताया एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुई है। जी। तो अगर मैं तैयारी की बात करूँ सर, तो रीजनिंग के लिए तो सर आपका ही था। राधे के रीजनिंग चैनल को फॉलो किया हुआ था। वहीं से ही जो आप स्पीक बूस्टर देते थे उसने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करी है। और मैथ्स के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था। उनके जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे वो देखती थी, अनअकैडमी की क्लासेस देखती थी। और इंग्लिश के लिए मैंने इनिशियली जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब मैंने एक बार अपने बेसिक्स कवर कर लिए थे साक्षी बाबा मैम से। उसके बाद से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देकर वहीं से ही अपनी तैयारी करी है। जी, तो बहुत यस बढ़िया। सर। अच्छा, इसमें जैसे क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे, हम तो बैचेस पढ़ाते रहते हैं, नए बच्चे आते हैं तो उनको बड़ा समझाना कि भाई पेशेंस रखो, है ना, पहले कंसेप्ट को जानो। उनको ऐसा लगता है पहले दिन से ही कि नहीं, ये सवाल ना 1 मिनट में नहीं हो रहा मेरे से, मैं कैसे करूंगा, और मैं तो आधा घंटे में 5 सवाल भी नहीं कर पा रहा। तो ये रहता है, उलझन रहती है। लेकिन हमेरा हमेशा ये मानना होता है किसी भी टीचर का कि पहले आप ना चीजों को सही करना सीखो। जब सही करना सीखते हैं, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस दिन आपकी 100% एक्यूरेसी आ गई, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेटिव स्किल्स अच्छी हो जाती है। आपकी क्वेश्चन को देखते ही समझ में आने लगता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है और सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जब हम किसी चीज को 3 3 4 4 बार पढ़ते हैं तो समय लगता है। तो सबसे पहले चीज, आपने भी क्या ऐसी गलती करी थी, या आपने किस तरह से अपने आप को ढाला, और कब आपकी समझ में आया कि एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है? पहले दिन से समझ में आ गया कि बाद में समझ में आया? सर सबकी तरह मुझे भी बहुत देर बाद समझ आया कि एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सारे चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सर पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी मैं भी ये चीज़ें सर्च करती थी कि कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, मैथ्स में कौन से छोड़ दे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्या अर्थमेटिक छोड़ के एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं। सर ऐसी चीज़ें मैंने भी बहुत सर्च करी है। फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं सब कुछ छोड़ती रहूँगी तो चूज़ क्या करूँगी फिर। तो इसलिए मैंने एक बार अपना पूरा सिलेबस किया, चाहे वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, जिसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हर चीज़ मतलब हर चैप्टर मैंने एक बार कवर किया। उसके बाद फिर मैंने अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स निकाले कि ये चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें मेरी वीक है। फिर अपने वीक एरियाज़ पे काम किया। सर परफेक्शन तो ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं आएगी। वो तो चाहे राइट। अभी भी मुझे कोई मुश्किल क्वेश्चन मिल जाए, तो किसी भी बच्चे को मिल जाए जिसने एग्ज़ाम क्लियर भी किया राइट। हुआ है, तो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जितनी भी तैयारी कर लो नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो कला होती है वो मॉक टेस्ट देते हुए हमें समझ आता है कि चाहे हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हो चुके, हमसे बन नहीं रहा,
तो वो छोड़ना भी आना चाहिए। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, हमें होता है यार ये तो क्वेश्चन हमारे एरिया का है, ये तो हमें करना ही करना है। पर जब मेन एग्ज़ाम आता है, जब फाइनल एग्ज़ामिनेशन की बारी होती है, तब हमें वो चीज़ें छोड़नी भी आनी चाहिए, कि भले ही मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, पर अभी राइट। के लिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बना सकती। छोड़ना भी तभी समझ पाता है स्टूडेंट जब उसने उन टॉपिक्स को भी, उन क्वेश्चंस को भी पढ़ा हो, तभी तो समझ आती है कि यार ये चीजें मैं जानता हूँ, मैं पढ़ी हूँ और मेरे को पता है कि इनमें मैं फंस सकता हूँ और थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो मुझे छोड़ना चाहिए। ये समझ भी तभी आती है जब आप डेप्थ में चले जाते हो। एक सवाल यस यहाँ पे सर। बहुत जरूरी सवाल है कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि पहले सारा सिलेबस कर दें, उसके बाद मॉक लगाएं, या पहले प्रीलिम्स का पढ़ लें फिर मेंस का पढ़ें। तो आपका इसमें क्या टेक है कैसे, बिकॉज आप टॉपर है एक तरह से मेरी नजर में, तो आपका क्या टेक है कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए? जैसे हम, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं तो चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने स्लॉक को पकड़ा तो पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा उसको पढ़ाया। अब सामने बच्चा चाहे एक्सपीरियंसड है या बिगनर है, मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो एक तो होता है कि चैप्टर वाइज हम पूरा प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ें, मॉक अलग अलग कैटेगरी रखें, या फिर प्रीलिम्स का एक बार पढ़ें फिर मेंस का एक बार पढ़ें। तो आपका क्या टेक है, आपने कैसे किया? सर जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मुझे तो लगता था कि बस मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक कर लूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी। सर मुझे प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात लगती थी, कि बस प्रीलिम्स हो जाए, मेंस मैं देकर देख लूँ, फिर मेंस देने के बाद मैं सोचूंगी कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। सर ये बहुत गलत अप्रोच थी मेरी। और जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन्हें भी यही कहूंगी कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है। जो हमने प्रीलिम्स में क्वेश्चन करे, बस उसका थोड़ा सा हाई लेवल होता है, कुछ एक्स्ट्रा हमें मेंस में कोई अलग ही चीज़ नहीं आ जाती, मेंस में भी सेम चीज़ें आती हैं, बस लेवल उसका हाई होता है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज़ ही करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स हो गया, अब हम मेंस करेंगे। और मॉक्स भी सर साथ-साथ ही देने चाहिए। जब प्रीलिम्स की तैयारी, जब बिल्कुल फ्रेश बच्चा है जिसने अभी-अभी तैयारी शुरू करी है, वो सबसे पहले मॉक दे के देख ले, कि मुझे बिना पढ़े, बिना तैयारी के कितना आता है, कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है, कौन-सी वीक है। उसके बाद सर अपनी तैयारी करें, और तैयारी के साथ-साथ मॉक देने बहुत ज़रूरी है, चाहे वो राइट। प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है मुस्कान जी। और मुस्कान जी का इस 2022 में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क, ये तीन जो एक बहुत बड़े एग्जाम माने जाते हैं। एसबीआई क्लर्क भी अपने आप में एक बड़ा एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ भी बड़ा एग्जाम है, और एसबीआई पीओ बैंकिंग का वाकई सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद तो हम आरबीआई की बात करते हैं। तो ये तीनों एग्जाम निकाले हैं और बड़ा संघर्ष किया है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसके बाद एसबीआई क्लर्क, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एक अलग पेस है जिसमें हम एक स्पीड देखते हैं क्लरिकल एग्जाम में, और एसबीआई पीओ जहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, आईबीपीएस पीओ ऑल्सो जहाँ पे डेस्क्रिप्टिव भी होता है। तो जानेंगे मुस्कान जी से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही और किस तरह से उन्होंने रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए में अपने आप को बेहतर बनाया और डिफ्रेंशिएट किया, जिससे कि वो सिलेक्शन ले पाई। और मुस्कान जी, आपका स्वागत है, राधे राधे। राधे राधे सर, थैंक यू सो मच। जी मुस्कान जी, तो बताएं कि आपकी जो जर्नी थी कब स्टार्ट हुई और किस तरह से आपने चीजों को करना स्टार्ट किया, और बेहतर से बेहतर आप किस, मतलब आपका जो रास्ता है, जर्नी है, वो कैसे रही आप, मतलब प्लीज। सर जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2020 में, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी। और रास्ता तो सर जैसे हर एस्पिरेंट के लिए मुश्किल होता है। 2020 में मैंने एग्जाम्स देने शुरू किए थे, जो दिसंबर में एग्जाम्स हुए थे। तब मेरा एक भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ था, क्योंकि तैयारी उस लेवल की थी ही नहीं। 2021 और 22 में मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक होने शुरू हो गए थे, और मेंस में मैं रह जाती थी एक दो नंबरों से। और इस साल मेरे जितने भी मेंस हुए हैं काफी अच्छे हुए हैं, और जैसे आपने बताया एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुई है। जी। तो अगर मैं तैयारी की बात करूँ सर, तो रीजनिंग के लिए तो सर आपका ही था, राधे के रीजनिंग चैनल को फॉलो किया हुआ था। वहीं से ही जो आप स्पीड बूस्टर देते थे, उसने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करी है। और मैथ्स के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था। उनके जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे वो देखती थी, अनअकैडमी की क्लासेस देखती थी। और इंग्लिश के लिए मैंने इनिशियली जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तब मैंने एक बार अपने बेसिक्स कवर कर लिए थे साक्षी बाबा मैम से। उसके बाद से मैंने मॉक टेस्ट वगैरह देकर वहीं से ही अपनी तैयारी करी है। जी। तो बहुत यस बढ़िया। सर। अच्छा, इसमें जैसे क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे, हम तो बैचेस पढ़ाते रहते हैं, नए बच्चे आते हैं तो उनको बड़ा समझाना कि भाई पेशेंस रखो, है ना, पहले कंसेप्ट को जानो। उनको ऐसा लगता है पहले दिन से ही कि नहीं, ये सवाल ना 1 मिनट में नहीं हो रहा मेरे से, मैं कैसे करूंगा, और मैं तो आधा घंटे में 5 सवाल भी नहीं कर पा रहा। तो ये रहता है, उलझन रहती है। लेकिन हमेरा हमेशा ये मानना होता है किसी भी टीचर का कि पहले आप ना चीजों को सही करना सीखो।
जब सही करना सीखते हैं, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि जिस दिन आपकी 100% एक्यूरेसी आ गई, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेटिव स्किल्स अच्छी हो जाती है, आपकी क्वेश्चन को देखते ही समझ में आने लगता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है और सेंटेंस का मीनिंग क्या है। जब हम किसी चीज को 3 3 4 4 बार पढ़ते हैं तो समय लगता है। तो सबसे पहले चीज, आपने भी क्या ऐसी गलती करी थी, या आपने किस तरह से अपने आप को ढाला, और कब आपके समझ में आया कि एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है? पहले दिन से समझ में आ गया कि बाद में समझ में आया? सर, सबकी तरह मुझे भी बहुत देर बाद समझ आया कि एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी होती है, सारे चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सर, पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मैं भी ये चीज़ें सर्च करती थी कि कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, मैथ्स में कौन से छोड़ दें, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्या अरिथमेटिक छोड़ के एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं। सर, ऐसी चीज़ें मैंने भी बहुत सर्च करी है। फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं सब कुछ छोड़ती रहूँगी, तो चूज़ क्या करूँगी फिर? तो इसलिए मैंने एक बार अपना पूरा सिलेबस किया, चाहे वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी हो, जिसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हर चीज़ मतलब हर चैप्टर मैंने एक बार कवर किया। उसके बाद फिर मैंने अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स निकाले कि ये चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें मेरी वीक है। फिर अपने वीक एरियाज़ पे काम किया। सर, परफेक्शन तो ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं आएगी। वो तो चाहे राइट। अभी भी मुझे कोई मुश्किल क्वेश्चन मिल जाए, तो किसी भी बच्चे को मिल जाए जिसने एग्ज़ाम क्लियर भी किया राइट। हुआ है, तो भी ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो जितनी भी तैयारी कर लो नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो कला होती है वो मॉक टेस्ट देते हुए हमें समझ आता है कि चाहे हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हो चुके, हमसे बन नहीं रहा, तो वो छोड़ना भी आना चाहिए। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं, हमें होता है यार ये तो क्वेश्चन हमारे एरिया का है, ये तो हमें करना ही करना है। पर जब मेन एग्ज़ाम आता है, जब फाइनल एग्ज़ामिनेशन की बारी होती है, तब हमें वो चीज़ें छोड़नी भी आनी चाहिए कि भले ही मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, पर अभी राइट। के लिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बना सकती। छोड़ना भी तभी समझ पाता है स्टूडेंट जब उसने उन टॉपिक्स को भी, उन क्वेश्चंस को भी पढ़ा हो, तभी तो समझ आती है कि यार यस, ये चीजें मैं जानता हूँ, मैं पढ़ी हूँ, और मेरे को पता है कि इनमें मैं फंस सकता हूँ, और थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो मुझे छोड़ना चाहिए। ये समझ भी तभी आती है जब आप डेप्थ में चले जाते हो। एक सवाल यस यहाँ पे सर। बहुत जरूरी सवाल है कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि पहले सारा सिलेबस कर दें, उसके बाद मॉक लगाएं, या पहले प्रीलिम्स का पढ़ लें फिर मेंस का पढ़ें। तो आपका इसमें क्या टेक है? कैसे, बिकॉज आप टॉपर है एक तरह से मेरी नजर में, तो आपका क्या टेक है कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए? जैसे हम, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं तो चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने स्लॉक को पकड़ा, तो पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा उसको पढ़ाया। अब सामने बच्चा चाहे एक्सपीरियंसड है या बिगनर है, मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो एक तो होता है कि चैप्टर वाइज हम पूरा प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ें, मॉक अलग अलग कैटेगरी रखें, या फिर प्रीलिम्स का एक बार पढ़ें फिर मेंस का एक बार पढ़ें। तो आपका क्या टेक है, आपने कैसे किया? सर, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, मुझे तो लगता था कि बस मैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लूँ, मेरी नौकरी लग जाएगी। सर, मुझे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात लगती थी कि बस प्रीलिम्स हो जाए, मेंस मैं देकर देख लूँ, फिर मेंस देने के बाद मैं सोचूँगी कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। सर, ये बहुत गलत अप्रोच थी मेरी, और जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, मेंस की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है। जो हमने प्रीलिम्स में क्वेश्चन करे, बस उसका थोड़ा-सा हाई लेवल होता है। कुछ एक्स्ट्रा हमें मेंस में कोई अलग ही चीज़ नहीं आ जाती, मेंस में भी सेम चीज़ें आती हैं, बस लेवल उसका हाई होता है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज़ ही करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम्स हो गया, अब हम मेंस करेंगे, और मॉक्स भी सर साथ-साथ ही देने चाहिए। जब प्रीलिम्स की तैयारी, जब बिल्कुल फ्रेश बच्चा है जिसने अभी-अभी तैयारी शुरू करी है, वो सबसे पहले मॉक दे के देख ले कि मुझे बिना पढ़े, बिना तैयारी के कितना आता है, कौन-सी चीज़ें हैं जो मेरी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है, कौन-सी वीक है। उसके बाद सर अपनी तैयारी करें, और तैयारी के साथ-साथ मॉक देने बहुत ज़रूरी है, चाहे वो राइट। प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस। बिल्कुल यस सही सर। कहा, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। जैसे सपोज करो आपने स्टार्ट किया और आपने पहले दिन मॉक दिया, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 नंबर आए, आपको पता है ना कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और फिर यस सर। आपने दो दो चार चार टॉपिक आपने रीजनिंग में पढ़े, क्वांट में पढ़े, तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अगले मॉक में आपको पता चल जाएगा। भाई मैं तो ये, यस जैसे सर। मैं जनरली कहता हूँ कि यार देखो, मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया आपको, अब टॉपिक पढ़ाया, मैं तब मानूंगा आपको टॉपिक आने लगा कि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मॉक में करने लगो। जब मॉक में करने लगोगे थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ा फंसोगे, वो डाउट्स क्रिएट होंगे, कुछ वैरायटी डिफरेंट मिलेगी, और कुछ वो सवाल मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब यस जैसे एक मॉक दिया हमने, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद दूसरा मॉक दिया, तो हमने इस 2 3 दिन में क्या पढ़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, और पता चलेगा 5 से हमारे 10 नंबर हो गए, 10 से 15 हो गए। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वो दिन दूर नहीं जब ये अब नंबर मेरे 75 हो जाएंगे प्रीलिम्स में, है ना? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, ये आपको बाद में समझ में आया था, लेकिन आप फाइनली आप अगर किसी को सजेस्ट करेंगे तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि आप चैप्टर वाइज पढ़िए,
प्रीलिम्स के सर। मॉक भी लगाना स्टार्ट करें चाहे उनकी संख्या कम हो। अच्छा, मेंस का यस मॉक सर। वीक में लगाएं नहीं लगाएं या कब लगाएं? सर वीक में एक बार तो देना ही चाहिए, फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे एग्जामिनेशन बहुत दूर हो फिर भी मेंस का एक मॉक तो दे ही देना चाहिए। सर मैं तो पहले इस वजह से नहीं देती थी कि मार्क्स कम आ रहे हैं, पर फिर मुझे लगा अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं, अगर 0 मार्क्स भी आ जाएंगे तो जज कौन कर रहा है? मॉक टेस्ट तो मेरा खुद का ही है, ये तो किसी के पास स्कोर जाने नहीं वाला। तो एक बार मेंस का मॉक देने का फायदा ये है कि एक तो फियर निकल जाएगा मेंस का, कि पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि मेंस के मॉक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजीली किए जा सकते हैं बिना तैयारी के। एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो मेंस का मॉक भी सर साथ साथ मेरे हिसाब से तो वीक में एक बार तो देना ही चाहिए, चाहे एग्जामिनेशन दूर भी हो फिर भी देना चाहिए। बिल्कुल, वो आपने सही कहा कि जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं अपनी नजर में नहीं गिनना चाहते। मतलब यस सर। कि मैं जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ये नहीं देखना चाहते कि यार ऐसा ना हो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं मॉक दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे 10 ही नंबर आए और मैं अपनी नजर में ये क्या हो गया। तो ये गलत है, मतलब आईना हमेशा देखना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही बात है भाई। आईना नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप, अब जैसे हम आईना देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दिक्कत आ गई, चेहरे में यहाँ दिक्कत आ रही, बालों में यहाँ दिक्कत है, तो हम उसका ना समाधान तो कम यस सर, समाधान करेंगे सोल्यूशन। तो स्मार्टनेस आएगी। तो ऐसे ही मॉक क्या है, आईना है। भाई आपको पता चला कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, आपको खुद तो अपने बारे में सबसे बेहतर आप जानते हो और आपको पता भी होना चाहिए। तो यस सर। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि मेंस का एक मॉक तो देना चाहिए। अच्छा, इसमें एक फिर पॉइंट आता है कि कुछ लोग जीए को अवॉइड कर देते हैं, तो जीए के नोट्स पे क्या आपका टेक है? नोट्स बनाए ना बनाए, कब से बनाए, कैसे बनाए? सर जीए के नोट्स जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो तो रोज के रोज बनाने चाहिए। सर जिनकी मेमोरी पावर तेज है वो तो पीडीएफ पढ़ के या लेक्चर्स देख के याद कर सकते हैं, पर मेरी मेमोरी वीक थी, काफी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मुझे तो लिख लिख के ही नोट्स बना बना के ही मेरे को याद होता था। और जीए में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बस एक बार नोट्स बना लो और जब एग्जामिनेशन होता है या इंटरव्यू होता है उससे पहले उसको रिवाइज कर लो। सर वो इनफ होता है, करंट अफेयर्स के लिए आपको रोज रोज करना चाहिए, और फाइनेंशियल अवेयरनेस तो बस एक बार की बात है, एक बार करके हो जाता है। तो नोट्स बनाते समय दो तीन सोर्स फॉलो करें, मतलब क्या, या कैसे नोट्स बनाए? सर बैंकिंग की जो करंट अफेयर जीके जो आती है वो तो अब इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है कि जो लोग रोज रोज भी करंट अफेयर्स करते हैं वो भी क्वेश्चंस अच्छे से, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर राइट। पाते हैं। तो इसलिए एक सोर्स से तो नहीं होने वाला, दो हम्म। सोर्सेज तो मिनिमम रखने चाहिए। तो हम्म। मैंने ऐसा किया था कि मैं रोज का एक सोर्स करती थी और वीकली और मंथली बाकी सोर्सेज की पीडीएफ्स देख के मैं चेक कर लेती थी कि कौन सा पॉइंट मेरा मिस हो गया, कौन सी न्यूज मिस हो गई। कुछ न्यूज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो बिल्कुल भी मैं लिख लेती हूँ। बिल्कुल। तो तो इसमें इस क्या है कि तरीके से। जैसे आप एक सोर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कॉपी बनाई है उसमें वीकली या मंथली आपने, जैसे कोई मैगजीन आप खरीद रहे हैं या पीडी आप प्रतियोगिता दर्पण आप ले रहे हैं या कोई अलग किसी चैनल की पीडीएफ आप देख रहे हैं, तो दो तीन सोर्स से आपने क्या किया, किसी टॉपिक के बारे में जब आपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो आपने इंक्लूड कर ली, तो उससे क्या है कि आप उसकी और थोड़ा कवरेज बढ़ जाता है। कवरेज बढ़ यस सर। जाता है तो उससे क्वेश्चन छूटने के आसार कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप रिकॉल सर कर लेते जी। अब तो बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जितना हमें सोर्सेज में बताया होता है वो चीज क्वेश्चन में मेंशन होती है, और जो क्वेश्चन पूछता है एक्चुअल में वो कुछ और ही हाँ, पूछता है, तो कुछ इसलिए और ही बहुत पूछता है। जरूरी है। और वो चीज यस हम सर। तभी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई केस बेस्ड आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, जैसे वो होता है वन लाइनर हम करते थे, वन लाइनर, तो वन लाइनर वाला केस आई थिंक पीओ में शायद ना के बराबर है ना? बिल्कुल वो चीज जो पढ़ा होता है वो क्वेश्चन में आ जाता है, जो पूछते हैं हाँ। उसके लिए कवर करने के लिए दो तीन सोर्सेज बहुत जरूरी है। हाँ, पहले कि होता था कि कुछ पहले वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते थे बहुत ज्यादा, तो वन लाइनर की क्या, इकोनॉमिक टिटबिट पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, वन लाइनर आप। लेकिन अभी दो तीन साल से ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, वन लाइनर नहीं है, तो वन लाइनर ना होकर आप, जैसे आप कोई केस बेस्ड पढ़ते हैं ना जैसे, तो उससे ही आप क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल पढ़ा आपने किसी चीज का, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, तो वो पढ़ोगे तब जाके आप उस क्वेश्चन के आसपास पहुंच पाओगे कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। आपने बहुत ज्यादा उसके बारे में पढ़ा होगा, तो अगर आपने एक दो सेंटेंस में पढ़ा होगा तो शायद आप कनेक्ट ना कर पाए। यस सर। हाँ, तो ये चीज अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैंने देखा, मैं जब अपने प्रिपरेशन टाइम पे तो एक बहुत सारी मैगजीन में पढ़ता था, सक्सेस मिरर या प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण का मेरा स्टार्टिंग का 30 पेज बड़ा सही लगता था। 30 पेज में क्या था, उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन रखी होती थी। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, केस बेस्ड क्या हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर सबमिट के बारे में, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया आपने, तो अब उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाओगे। और आप वन लाइनर के यस। रूप में रट्टाफिकेशन करोगे तो फिर वो क्वेश्चन रह ही जाना, होता ही नहीं है ना?
यस बहुत सर। अच्छी बात है। और अब दूसरी कई सारी बातें आपसे पता चली, और अब इसमें एक और आता है कि फैमिली का रोल क्या है, सपोर्टिव या किस तरह से, या कहीं उसमें भी परेशानी आई, या बार बार सुनने को मिला कि यार आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी करो, एक्चुअली अब रिजल्ट भी अच्छा है तो रिजल्ट के बाद राय बदल जाती है, कहते हैं ना सफलता के बाद ना लोगों की राय बदल जाती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन लोग अपनी अपनी राय देते हैं, और उसको हमें किस तरह पॉजिटिव कन्वर्ट करना है ये अपने ऊपर है। तो फैमिली का क्या रोल रहा? सर फैमिली तो फॉर्चुनेटली शुरू से काफ़ी सपोर्टिव रही है। जब जी। मेरे एग्ज़ामिनेशन नहीं निकलते थे पहले, तो मेरा ऐसा मुँह हो जाता था कि अरे! इतनी मेहनत करी नहीं निकला। तो फ़ादर भी यही कहते थे कोई बात नहीं, एक बार और दे देना। तो फैमिली का सपोर्ट सर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो बोल दे यही चीज़ कि चलो एक बार और दे के देख लो और मेहनत कर लो थोड़ी, तो सर उससे बहुत हिम्मत आ जाती है। हिम्मत आ और जाती है। सिलेक्शन के बाद तो सर क्योंकि मेहनत हमसे ज़्यादा तो पेरेंट्स की रहती है, हमारे गुरुओं की रहती है, तो इसलिए हमसे ज़्यादा खुशी शायद उन्हें होती होगी कि बिल्कुल। अब हो गया है सिलेक्शन, मेहनत अब सफल हुई है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत अच्छा है, और यह कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स हैं और बाद में फिर टीचर भी आते हैं, लेकिन वो हर पल उनके मन में ये रहता है कि सफलता मिले और हमसे आगे जाए। दो यस लोग सर, को बिल्कुल। मेरे हिसाब से मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी इस बात में होती है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट टीचर को और पेरेंट्स को, कि जो बच्चा है वो उनसे आगे निकले, उसमें वो ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। यस सर। अच्छी बात है। तो इसमें एक और आता है कि मोटिवेशन का क्या रोल है, मतलब मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, या किस तरह से मोटिवेट होना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद से मायूस हो गए, खुद से परेशान हो गए, हम बता भी नहीं पा रहे हैं, घर वालों से कह भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 2-3 दिन में, 4 दिन में ऐसा हो जाता है कि सब सम टाइम मन नहीं कर रहा है। तो उस समय आपने किस तरह अपने आप को मोटिवेट किया? मोटिवेशन का क्या रोल है? सर सर ऐसे बहुत पॉइंट्स आते हैं जब एग्ज़ामिनेशन दे के बंदा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है कि इतनी मेहनत कर ली, अब भी पॉइंट पॉइंट 5 से रह गया, 0.75 से रह गया। तो उस टाइम पे चाहिए होता है कि कोई बूस्ट कर दे, कोई बता दे कि नहीं, अभी थोड़ी और मेहनत करो, हो जाएगा। तो सर आपने एक बार क्लास में एक शायरी बोली थी, तो जब भी आप बोलते हो, वो शायरी मुझे तो मैंने उसे सेव करके रखा हुआ था। वो शायरी थी कि ज़िद है सिलेक्शन पाने की और ज़िद है उनके मुँह से वाह कहलवाने की जो हमें नापसंद करते हैं। मैं इसको तो थोड़ा ये उसमें बोलता था, इसमें मैं थोड़ा इमोशंस के साथ बोलता था इसको। जैसे क्या होता है वो तो आप ही कि, बोल सकते हो, हाँ, वो जैसे आप बोल सकते हो। जिद है सिलेक्शन पाने की, और जिद है उनके मुंह से वाह कहलवाने की जो आपको ना पसंद करते, तो वहां पे मैं थोड़ा ज्यादा जोर देता था। क्योंकि क्या है, एक्चुअली पसंद करने वाले तो आपको वाह वाह करते रहते हैं, आपके फैमिली बिल्कुल, मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप कैसे भी हो, लेकिन उनके लिए हमेशा जबरदस्त हो। लेकिन आपने इसका मतलब कुछ अलग ही फाइट की, आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जो आपके फेवर में नहीं थे, वो भी आपके फेवर में आ गए, ये उससे बिल्कुल, कनेक्ट करता बिल्कुल। है। जी। फिर ऐसे आपकी जितनी शायरियाँ होती थी क्लास में जो आप पढ़ाते-पढ़ाते एक बार मतलब क्वेश्चन देते थे, फिर कहते थे शायरी सुनोगे, शायरी सुनोगे? और फिर सब बच्चे रुक जाते थे कि नहीं अब सर शायरी सुनाएँगे, वही सुनते हैं। तो सर वो जो शायरियाँ होती थी इतनी ज़्यादा एनर्जी देती थी, बस वही मुझे याद रहती थी। जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ाई करने का, तो आपकी स्पीड बूस्टर्स सीरीज़ आती होती थी। तो कोई पुरानी सीरीज़ लगा के, कोई पुराना लेक्चर खोल के बस मैं कर लेती थी। बहुत मज़ा आता था सर, स्पीड बूस्टर की वज़ह से ही शायद मेरे प्रीलिम्स क्लियर होने शुरू हुए हैं। क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है आप में भी, बच्चों में भी, तो वो सामने वाले जो देख रहे हैं राइट। सेशन उसमें भी वो एनर्जी आ जाती है सर। नहीं, उसमें क्या होता है, देखो कोई भी टीचर है, हम भी है, जैसे मैं अभी भी जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना तो प्राइमरी है ही, ऑफ कोर्स, लेकिन अब पढ़ाने का पॉजिटिव रिजल्ट तब आएगा जब सामने वाला भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठा हो। अब आप पढ़ा रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, लेकिन सामने वाला कुछ अलग ही दिशा में सोच रहा है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये हमारा मतलब, अब ये हमारी टीचिंग स्किल्स में होना चाहिए, मतलब ये मेरे को लगता है कि उसको कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया, या कनेक्ट पॉजिटिव शायरी के साथ कनेक्ट हो गया, कुछ छोटी छोटी स्मॉल कहानियां होगी, जिससे ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट भी ना हो और कनेक्ट हो जाए, और उसको भी अच्छा लगे, उसको लगे कि यार ऐसा ना लगे यार 1 घंटे 1 घंटे 2 घंटे बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको लगे कि यार पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं चार्ज हो जाता है, मतलब एक वो चीज कहीं ना कहीं कुछ बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं, और पढ़ाई भी हो जाती है, और अगर वो 1% भी कहीं नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। और इसकी सख्त जरूरत होती है कि कोई भी आदमी है कहीं ना कहीं परेशान होता ही रहता है, छोटी छोटी समस्या आती रहती हैं, क्वेश्चंस को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, कभी लगता है टॉपिक हमें आता था, उससे क्वेश्चन गलत हो गया तो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार हमने तो पढ़ा था, आप हमको ये भी नहीं आता। तो फिर क्या होता है, फिर उसको कनेक्ट करना। यस। तो अच्छी बात है, और इसका मतलब मुझे ऐसे चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। हाँ।
तो और आप बताइए कि आप एस्पायरेंट जो है एसबीआई पीओ या आगे जो एग्जाम आने वाले हैं, आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, मैं आपका एक चैनल देख रहा था, आपने अभी हाल फिलहाल में बनाया, एक दो वीडियो बनाए थे, उस पर आपने यस। बोला था कि बिगिनर्स को जो है वीक में एक मॉक लगाना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड को डेली मॉक लगाना चाहिए प्रीलिम्स का, ऐसा आपने बोला बिल्कुल। था। तो आरआरबी का एग्जाम आ रहा है अभी सामने, तो आरआरबी यस आपने सर। भी दिया था? यस सर, मेरा आरआरबी पीओ का मेंस हो गया था। इंटरव्यू भी मैं दे के आई थी, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई थी उसमें ओके, मेरी। तो इसका मतलब आपने वहां भी फाइट अच्छा किया। वो तो एक संभाव थोड़ा सा हो जाता है कि चलो ठीक है, यहाँ नहीं तो वहाँ तो कुछ बेहतर के लिए हो जाता है। वो ये बिल्कुल। भी होता है ना कि जब कभी कभी हमें चीजें नहीं मिलती हैं तो कुछ बेहतर और अच्छा लिखा होता है, तो इसलिए। और सक्सेस एक जर्नी है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। यस ये सर, जर्नी बिल्कुल। है। परफेक्शन इज ऑल्सो ए जर्नी, मैं कभी ये नहीं मानता कि ये परफेक्ट, तो परफेक्शन इज एंड सक्सेस इज ऑल्सो जर्नी। अलग अलग मायनों में हमें समझना पड़ता है। तो आरआरबी जैसे एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अभी से किस तरह से पढ़ें कि आरआरबी के बाद जो भी अपकमिंग एग्जाम है वो सारे क्लियर होते चले जाएं? क्योंकि अभी क्या है, मेरे को लगता है जून फर्स्ट वीक में आरआरबी आ जाएगा। तो क्या जी। आप मतलब इतना सब कुछ आपने 2 साल में सीखा है, निचोड़ आपने लिया है और आपने बहुत बेहतर एग्जाम निकाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक आपके सामने सर मान लो ऑडियंस बैठी है और बहुत ही आशा है आपके ऊपर, मतलब बहुत फेथ है आपके ऊपर, आपके एक एक वर्ड्स उनके लिए वैल्यू रखते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आरआरबी के लिए आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशंस जैसे आते हैं, उसमें मुझे लगता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है रादर देन मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कट ऑफ्स बहुत हाई जाती हैं। और अगस्त मंथ में शेड्यूल्ड है अभी वो एग्जामिनेशन, 5 अगस्त के आसपास, फर्स्ट वीक ऑफ सही। अगस्त में बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन होगा। तो अभी 2 महीने हैं सबके पास उस एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं तो ये कहूंगी कि अभी जब तक 2 महीने हैं तब तक आप मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेकर चलें। मेंस की भी तैयारी करें, प्रीलिम्स की भी, चैप्टर वाइज जो भी आपके वीक एरियाज है उन पे वर्क करें। प्रीलिम्स का मॉक तो सर रोज ही देना है। जो एक्सपीरियंस है उन्हें रोज देना है, जिन्होंने अभी जस्ट तैयारी शुरू करी है 3-4 महीने से, वो रोज नहीं हफ्ते का एक बार दे सकते हैं प्रीलिम्स का मॉक। और जब आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास आ जाए तो 10 दिन पहले तक मेंस के मॉक्स मत दीजिए और मेंस की तैयारी बंद कर दीजिए। 10 दिन प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत मुश्किल रहता है उसमें। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन क्योंकि लेवल कम होता है इसलिए कट ऑफ्स बहुत हाई जाती है उसमें। खाई जाती है। तो आरआरबी के लिए यही है कि अभी तो आपके पास है 1-2 महीने, तो अभी आप अपने सारे चैप्टर्स, अपना सारा सिलेबस रिवाइज करो, अपने वीक एरियाज पे काम करो, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन पास आ जाए तो फुल्ली प्रीलिम्स पे फोकस करके प्रीलिम्स के मॉक रोज के दो और उसे एनालाइज करो। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट एनालिसिस जरूरी है, जैसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट तो चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी है सारी, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस कहीं ना कहीं आपको एक पेपर पे ऐसा लिख लेना चाहिए कि यार ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, पॉइंट्स हैं, और जो मेरे वीक है उसको मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करना है। मतलब मैं भी यही मानता हूँ, ऐसा ना हो वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग ही वीक हो गया। ऐसा हो जाता है, आप किसी टॉपिक को 10 दिन हाथ मत लगाओ। आपने देखा होगा कि सपोज आपका कोई चीज यस। स्ट्रांग है और आपने 10-15 दिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लिया, तो उसके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं और टाइम लगने लगता है। यस सर, तो, होता है सर ऐसे। तो चैलेंज क्या है, अपने सामने होता है कि जो स्ट्रांग है उसको मेंटेन करना है और जो वीक है उसको स्ट्रांग करना है। तो बिल्कुल। मुस्कान जी हाँ बहुत जी सर। बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, ब्लेसिंग्स हैं, और आप लाइफ पे बहुत अच्छा करें, और हमेशा आपके ऊपर पेरेंट्स का सभी का आशीर्वाद प्यार बना रहे, और थैंक अब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और यू हम सर। भी मतलब हमें भी कहीं पता चले कि हर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर बैंक में आप बहुत अच्छा कर रही है, तो हमें भी ऑफ कोर्स एक अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा। और थैंक यू सो मच मुस्कान जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।